हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके इस चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं ये एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जो कि स्टैटिक्स टॉपिक से जो है स्टैटिक टॉपिक से संबंधित रहेगा। जैसे कि सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा है, सबसे जो है वो लंबा नदी कौन सा है, फिर से अलग अलग जो रोग होते हैं उससे संबंधित रोग, जैसे वायरस से कौन सा रोग होता है, बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से, यानी कि स्टैटिक टाइप का जो भी क्वेश्चन होता है उसका मैं जो है वो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट आज से जो है मैं कर रहा हूँ। इसके पैरेलल जो है मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बिहार एसआई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी चला रहा हूँ। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा, आप जो है जा कर के देख सकते हैं। और ये वीडियो जो है वो लगभग शाम को 6 से 7 बजे के बीच में जो है वो अपलोड मैं करूँगा। और उससे पहले मैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री का जो है वो वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आप लोग जो है उसको पहले देख लीजिएगा। तो चलिए आज का ये नया आरंभ जो है मैं शुरुआत करता हूँ। आज का पहला टॉपिक है कि विभिन्न कारकों से उत्पन्न रोग, यानी कि रोग के बारे में हम लोग के बारे में ही पढ़ना है कि जैसे वायरस से कौन सा रोग होता है, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ से, और भी इसके आगे जो है वो टॉपिक है। तो चलिए हम लोग जो है वो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। वायरस वायरस से होने वाले जो रोग हैं वो चेचक, रेबीज, जुकाम, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, खसरा, फिर डेंगू, ज्वार जिसको कहते हैं यानी कि जो डेंगू होता है, फिर उसके बाद मेनी मेनिनजाइटिस, इबोला, एड्स, चिकनगुनिया और कजक कंजक्टिवाइटिस जो है, ये सारे रोग जो है आपके होते हैं वायरस के कारण। बैक्टीरिया के कारण कौन कौन से रोग होते हैं, तो टिटनस, प्लेग, हैजा, क्षय रोग, टाइफाइड, तपेदिक, डिप्थीरिया, गोनोरिया, काली खांसी, निमोनिया और कुष्ठ रोग, ये सारे बैक्टीरिया से होते हैं। प्रोटोजोआ से कौन कौन सा रोग होता है, मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस और कालाजार, ये जो है वो प्रोटोजोआ से होता है। और फफूंदी जिसको फंगस कहते हैं उससे जो है वो गंजापन गंजापन होना, यानी कि बालों का झड़ना जो है वो फंगस के कारण होता है। एथलीट फुट और दमा, खाज और दाद जो है, ये सारे आपके जो है वो होते हैं फफूंदी से रोग। यानी कि वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और फंगस से होने वाले रोगों के बारे में हम लोगों ने देखा। आप जो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर कॉपी पर उतार भी सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि विभिन्न रोगों से प्रवाहित होने वाले कौन कौन से अंग है। तो पहला इसमें है निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस जिसको क्षय रोग कहते हैं, यानी कि जिसको टीबी बोला जाता है, ब्रोंकाइटिस, कुकर खांसी और तपेदिक जो है वो फेफड़ा से संबंधित है। यानी कि जब हम लोग जिसको खांसी हुआ रहता है या फिर टीबी हुआ रहता है, वो खांसता है तो सबसे ज़्यादा जो है वो कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो फेफड़ा। निमोनिया में भी फेफड़ा ही प्रभावित होता है। अगला इसमें पॉइंट है कि हैजा, टाइफाइड, पेचिस और डायरिया से जो होता है वो आंत जो है वो प्रवाहित होता है। अगला है आपका पोलियो, रेबीज, मिर्गी और टिटनस जो है वो तंत्रिका तंत्र को, यानी कि नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। स्कर्वी और पायरिया जो है वो मसूड़ा को जो है वो प्रभावित करता है। स्कर्वी रोग जो है वो विटामिन सी की कमी से होता है। जो मसूड़े होते हैं उनमें से जो है वो खून आने लगता है स्कर्वी रोग के कारण। अगला है हेपेटाइटिस और पोलियो। हेपेटाइटिस और पोलियो जो है वो लीवर यानी कि यकृत को प्रभावित करता है। मलेरिया, प्लेग और लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी और मधुमेह, ये सारे जो है वो अग्नाशय को प्रभावित करते हैं। जैसे देखिए, माफ कीजिएगा, देखिए जो मलेरिया और प्लेग होता है वो आरबीसी को प्रभावित करता है, यानी कि जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। और मधुमेह जिसको डायबिटीज हम लोग कहते हैं वो अग्नाशय को प्रभावित करता है। कालाजार जो है वो अस्थिमज्जा को प्रभावित करता है, यानी कि बोन मैरो। अगला है डिप्थीरिया और अस्थमा, यानी जिसको दमा कहते हैं, वो श्वास नली को, दमा जो होता है वो सांसों से संबंधित रोग है तो वो श्वास नली को प्रभावित करता है। घेंघा जिसको ग्वाइटर कहा जाता है, आयोडीन के कमी से होता है, यह थायराइड ग्रंथि और गला को प्रभावित करता है। ट्रैकोमा, ग्लूकोमा और मोतियाबिंद जो है वो आँखों से
को प्रभावित करता है, ये आँखों से संबंधित जो है वो रोग है। तो ये जो है आपके कुछ रोग हैं जो कि किस चीज़ को, हमारे शरीर को कौन से चीज़ को प्रभावित करते हैं उससे संबंधित है। अगला हम लोग जो है पढ़ते हैं कि प्रमुख अम्लों के प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं, यानी कि कुछ एसिड और उसके स्रोत जो है वो कौन कौन से हैं। जैसे जो फॉर्मिक एसिड होता है, लाल चींटी के काटने से या फिर बिच्छू के डंक मारने से फॉर्मिक एसिड जो है उनमें होता है। खट्टे फलों और नींबू संतरा में साइट्रिक एसिड होता है। घास, पत्ते और मूत्र में बेंजोइक एसिड जो है वो होता है। फिर उसके बाद सारेल के वृक्ष और टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड जो है वो पाया जाता है। एसिटिक एसिड जो है वो फलों के रस और सिरका में पाया जाता है। नाइट्रिक एसिड जो है वो फिटकरी और सोडा में पाया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड जिसको H2SO4 कहा जाता है वो हरा कशिश में पाया जाता है। अगला हम लोग देखते हैं कि जो टार्टरिक एसिड है वो इमली और अंगूर में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है और यूरिक एसिड जो है वो मूत्र में पाया जाता है। तो ये कुछ एसिड है जिनके जो है वो प्राकृतिक स्रोत दिए हुए हैं कि कहाँ किन किन चीज़ों में वो पाया जाता है। अगला है तत्व एवं उनके अपरूप, यानी कि कुछ तत्व दिए हैं और उनके जो है अपरूप। जैसे कार्बन, कार्बन के अपरूप जो होते हैं वो हीरा होता है, ग्रेफाइट, फिर कोक, कोल, तार होते हैं। सल्फर के अपरूप जो है वो रोम्बिक मोनोक्लाइनिक जो है वो सल्फर के अपरूप होते हैं। और फास्फोरस के जो अपरूप होते हैं वो पीला तथा लाल फास्फोरस जो है वो फास्फोरस के अपरूप होते हैं। और जो रेड फास्फोरस होता है वो जो माचिस की तिल्ली पर जो है उसको लगाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। अब अगला जो आपका इसमें टॉपिक है कि विदेशी सहायता से स्थापित स्टील प्लांट, यानी कि विदेशी जो देश है उसके द्वारा जो है स्टील स्थापित जो स्टील प्लांट है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में स्थापित किया गया था 1968 में। पूर्व सोवियत संघ, जो कि आज हम लोग रूस के नाम से जानते हैं, उसी के मदद से 1968 ईस्वी में झारखंड में बोकारो स्टील प्लांट स्थापना हुआ था। दूसरा है भिलाई स्टील प्लांट, छत्तीसगढ़ में 1955 में पूर्व सोवियत संघ के द्वारा ही हुआ था। अगला है, और ये जो प्लांट स्थापित किया गया था वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल 1956 से 61 के बीच में हुआ था, उसी के समय में जो है यह किया गया था। अगला है राउरकेला स्टील प्लांट जो है वो उड़ीसा में 1953 में पश्चिमी जर्मनी के द्वारा किया गया था। और दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल 1956 में हुआ था ब्रिटेन के सहयोग से। तो ये नीचे के जो तीन है, भिलाई स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट और दुर्गापुर, यह जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत इसको स्थापित किया गया था। अगला है महत्वपूर्ण संगठन और उसके संस्थापक और कब स्थापना हुआ था उसके बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, ये सीरीज आपको पसंद आ रहा होगा, तो उसी के लिए एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर जो है वो शेयर कीजिएगा। तो इसमें अगला जो पार्ट है वो आपका महत्वपूर्ण संगठन और उनके संस्थापक से संबंधित है। आत्मीय सभा का संस्थापक राजा राम मोहन राय जो है वो थे, 1815 ईस्वी में स्थापना किए थे। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में जो है वो उन्होंने किया था। यंग बंगाल संगठन का स्थापना हेनरी डिजोरियो ने 1826 ईस्वी में किए थे। तत्वबोधनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में किए थे। अगला है प्रार्थना समाज, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंगा ने स्थापना किया था 1867 में। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में किया था। और थियोसोफिकल सोसाइटी का स्थापना HP ब्लातवस्की और कर्नल अल्टाक ने 1882 ईस्वी में जो है वो
किए थे, कहाँ पर, अमेरिका में किए थे। और भारत में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना जो है किसने किया था, तो एनी बेसेंट ने किया था। और कांग्रेस की वो प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए तो वो सरोजनी नायडू 1925 ईस्वी में बनी थी। और एनी बेसेंट जो है वो 1917 ईस्वी में बनी थी। आप जो है याद रखिएगा। अगला है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में किए थे। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 1873 में। विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1912 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 में किया गया था। खुदाई खिदमतदार की स्थापना अब्दुल गफ्फार खां 1930 ईस्वी में। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट व तिलक जी ने 1916 में किया था। लेकिन देखिए, होम रूल लीग जो है वो 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट ने भी स्टार्ट किया था और तिलक जी ने भी। तो जो तिलक जी थे वो एनी बेसेंट से पहले जो है वो होम रूल लीग की स्थापना किए थे। और फिर बाद में एनी बेसेंट ने दूसरा होम रूल लीग का स्थापना 1916 में ही किया। अगला है इंडियन सोसाइटी की स्थापना आनंद मोहन बोस ने 1876 में। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1866 ईस्वी में किए थे। हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने 1915 ईस्वी में किए थे। भारत संघ की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1876 ईस्वी में उन्होंने स्थापना किया था। अगला है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में किए थे। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में किया था। और गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में जो है वो अमेरिका में किए थे। अभिनव भारत की स्थापना BD सावरकर ने 1904 ईस्वी में उन्होंने किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया था। खिलाफत आंदोलन अली बंधियों ने 1919 में स्टार्ट कराया था। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने 1942 ईस्वी में किए थे। तो ये जो है वो कुछ प्रमुख संस्था और संगठन था, उसके संस्थापक और किस वर्ष में उनकी स्थापना हुआ था उनके बारे में दिया गया है। तो आप जो है इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला जो इसमें पार्ट है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। तो इसमें दिया है परियोजना का नाम किस नदी पर है और किस राज्य में स्थित है। तो पहला है भाखड़ा नागल परियोजना, सतलज नदी पर पंजाब राज्य में स्थित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना आपका सतलज और ब्यास नदी पर राजस्थान में स्थित है। फिर अगला है हीराकुंड बांध परियोजना, महानदी उड़ीसा में स्थित है। तुंगभद्रा परियोजना जो है वो तुंगभद्रा नदी आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला है नागार्जुन सागर परियोजना, कृष्ण नदी आंध्र प्रदेश में स्थित है। फरक्का परियोजना भागीरथी नदी पश्चिम बंगाल में स्थित है। काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी गुजरात में स्थित है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी गुजरात में स्थित है, यानी कि काकरापारा परियोजना और उकाई परियोजना ताप्ती नदी गुजरात में स्थित है। अगला है आपका रिहंद परियोजना। रिहंद परियोजना रिहंद नदी उत्तर प्रदेश में स्थित है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी केरल में स्थित है। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी उत्तरांचल में स्थित है, या फिर उत्तराखंड कह सकते हैं। कोयना परियोजना कोयना नदी महाराष्ट्र में स्थित है। सलाल परियोजना चिनाब नदी कश्मीर में स्थित है। स्वर्ण रेखा परियोजना स्वर्ण रेखा नदी झारखंड में स्थित है। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी कर्नाटक में स्थित है। मेटूर बांध परियोजना कावेरी नदी तमिलनाडु में स्थित है। तेनुघाट बांध परियोजना दामोदर नदी झारखंड में स्थित है। और दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर झारखंड में ही स्थित है। अगला है सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी गुजरात में स्थित है।
दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी कश्मीर में स्थित है। और अलमाटी बांध परियोजना जो है वो कृष्ण नदी कर्नाटक में स्थित है। और मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो ये कुछ जो है वो महत्वपूर्ण परियोजना थे, किस राज्य में और किस नदी पर स्थित है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अगला जो है आपका कि प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य, यानी कि कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान दिए हुए हैं और किस राज्य में स्थित है उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो आइए पढ़ते हैं। पहला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान उत्तरांचल में स्थित है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। मानस वन्य जीव अभयारण्य असम में स्थित है। पेरियार वन्य जीव अभयारण्य जो है वो केरल में स्थित है। और पेरियार नदी पर जो है वो पेरियार परियोजना भी है, वो भी केरल नदी पर ही है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला है शिकारी देवो अभयारण्य जो है वो हिमाचल प्रदेश में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम में एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य जो है वो राजस्थान में। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कर्नाटक में स्थित है। फिर उसके बाद नल सरोवर पक्षी अभयारण्य जो है वो गुजरात में स्थित है। अगला है नंदनकानन वन्य जीव अभयारण्य जो है वो उड़ीसा में स्थित है। दक्षी ग्राम अभयारण्य जम्मू कश्मीर में स्थित है। घाना पक्षी विहार जो है राजस्थान में है। सिमलीपाल अभयारण्य जो है वो उड़ीसा में स्थित है। और मुदुमलाई अभयारण्य जो है वो तमिलनाडु में। डांभा अभयारण्य जो है वो मिजोरम में स्थित है। और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कर्नाटक में स्थित है। अगला है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। और सुंदरवन जो राष्ट्रीय उद्यान है वो सुंदरवन डेल्टा पर स्थित है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो है वो डेल्टा कहा जाता है और पश्चिम बंगाल में स्थित है। और सुंदरवन नाम जो है वो वहाँ उसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सुंदर वन में ही सुंदरी वृक्ष पाया जाता है, इसीलिए। और लास्ट जो है किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मणिपुर में स्थित है। ये थोड़ा सा आपको दिक्कत करेगा याद करने में, लेकिन आज के एग्ज़ाम के हिसाब से जो है याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं याद कीजिएगा तो फिर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, इसीलिए आप इसको 1 से 2 बार वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें और याद कर लीजिएगा। अगला है प्रमुख नदियाँ उद्गम एवं उसके मुहाने जो है वो कहाँ पर है। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है मानसरोवर झील, और कहाँ पर आकर मानसरोवर झील कहाँ पर है, तिब्बत में। और कहाँ पर आकर के गिरती है, अरब सागर में गिरती है। नर्मदा जो है वो अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती हैं और खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। नर्मदा और सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से ही निकलती है, लेकिन नर्मदा जो है पश्चिम की तरफ चली जाती है और जो सोन नदी है वो पूर्व की तरफ जो है वो चली जाती है। अगला है ताप्ती नदी मुल्ताई मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। यमुना जो है यमुनेत्री ग्लेशियर से निकलती है, मुहाना गंगा नदी है। रामगंगा जो है वो नैनीताल के निकट से निकलती है और गंगा नदी उसका मुहाना है। गंडक जो है वो नेपाल से निकलती है और गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। अगला है कोसी सप्तकोशिकी नेपाल से निकलती है और गंगा नदी में आकर के मिलती है। सोन अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और गंगा नदी में आकर के उसका मुहाना मिलता है। अगला है ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो मानसरोवर झील, यह भी तिब्बत या फिर चीन से निकलती है और बंगाल के खाड़ी में आकर के गिरती है। महानदी जो कि शिवहा मध्य प्रदेश से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में आकर के गिरती है। अगला है गोदावरी नासिक के निकट, नासिक यानी कि महाराष्ट्र से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में आकर के गिरती है। कावेरी नदी केरकारा ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और बंगाल के खाड़ी में आकर के गिर जाती है। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में आकर के गिर जाती है। अगला है चंबल नदी जानापाव पहाड़ी से निकलती है और यमुना नदी में मुहाना है। चिनाब का बारालाचा दर्रा से निकलती है और सिंधु नदी में जाकर के मिलती है। झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है और चिनाब नदी में जाकर के मिलती है। रावी नदी रोहतांग दर्रा से निकलती है और चिनाब नदी में
जा कर के मिल जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ये स्टैटिक जीके है, जो याद करने वाला चीज़ है तो वो याद करना ही पड़ेगा। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा तो आप तब पर भी देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम निकालना है। कृष्ण नदी जो है वो महाबलेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। लूनी नदी नाग पहाड़ से निकलती है और कच्छ की रन में जो है वो जा कर के भूल जाती है। ब्यास नदी जो है वो रोहतांग दर्रा से निकलती है और सतलज नदी में जाकर के मिलती है। सतलज नदी जो है वो मानसरोवर झील से निकलती है और चिनाब नदी में जाकर के मिल जाती है। नील नदी जो है वो विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में अपना जो है वो जाकर के गिर जाती है। अगला है अमेजोन नदी, लैगो विल्फेरी से निकलती है और अटलांटिक महासागर में जाकर के गिर जाती है। जो अमेजोन नदी है वो दुनिया का सबसे चौड़ा जो है वो नदी है, और जो नील नदी है वो दुनिया का सबसे लंबी नदी है। अगला है हवांगहो नदी जो है वो क्यूनलुन पर्वत से निकलती है और चिहिल खाड़ी में जाकर के मुहाना है उसका। डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है और काला सागर में जाकर के गिरती है। वोल्गा नदी जो है वो संडाई पठार से निकलती है और कैस्पियन सागर में जाकर के मुहाना में गिर जाती है। यांगशी जो है तिब्बत के पठार से निकलती है और चीन सागर में जाकर के गिर जाती है। और कांगो नदी जो है वो लू आलया से निकलती है और अटलांटिक महासागर से में जाकर के गिरती। ये जो है वो कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ थी, उनका मुहाना कहाँ पर था और कहाँ से वो लोग निकलती है। तो आप जो है इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा। अब ये वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं आज इतना ही पर ख़त्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके पैरेलल मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी जो है वो सीरीज स्टार्ट किया हूँ, उसमें मैंने एंशियंट हिस्ट्री ख़त्म कर दिया है और सारे के सारे जो है वो चैप्टर वाइज मैंने करवाया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जा करके आप जो है उसको देख सकते हैं, या फिर मैं उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है उसको देख लीजिएगा। चलिए अब लोग जो है वो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।